4 अमीर देवरानियों ने खोला गरीब जेठानी के बचपन का राज। दोपहर का समय था। दीपिका घर के बाहर बैठी बुरी तरह रो रही है। उसके सामने उसके माता पिता जमीन पर बेहोश पड़े हैं। अरे कोई तो मदद कर दो प्लीज, ये मेरे माता पिता है। पता नहीं अचानक इन्हें क्या हो गया, ये बेहोश हो गए हैं। प्लीज कोई तो इन्हें हॉस्पिटल ले चलो, मेरी मदद करो। दीपिका जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है। कार से आर्यन, आरव, समीर, कबीर और कार्तिक बाहर निकलते हैं। गाइस रुको, वो लड़की वहाँ सड़क पर क्यों रो रही है? चलो देखते हैं, कुछ सीरियस लग रहा है। पांचों दीपिका के पास आते हैं। हे, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हैं? ये मेरे मम्मी पापा हैं। हम लोग बस खाना खाकर टहल रहे थे और अचानक ये लोग बेहोश हो गए। प्लीज इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो पता नहीं इन्हें क्या हो जाएगा। आरव, समर, जल्दी से अंकल आंटी को कार की बैक सीट पर लेटाओ और इनको अस्पताल ले चलो। आप मेरे साथ पीछे बैठिए, हम अभी सिटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आप रोना बंद कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आर्यन और उसके भाई दीपिका के माता पिता को कार में बैठाते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उन दोनों को बचा नहीं पाए। नहीं, ये झूठ है। हे भगवान, ये क्या हो गया? यही दोनों तो मेरा सहारा थे, पूरी मेरी दुनिया थे। अब मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी? मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई इस दुनिया में। दीपिका रोने लगती है। देखिए, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन अब आप फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए और इनकी बॉडी ले जाकर अंतिम संस्कार वगैरह की तैयारी कीजिए। आर्यन सारी कागजी फॉर्मेलिटी करता है और अंतिम संस्कार का सारा इंतजाम खुद ही संभालता है और वो खुद ही दीपिका के माता पिता का अंतिम संस्कार करता है। दीपिका देखो, अब तुम उस घर में अकेली कैसे रहोगी? तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम वहाँ सेफ रहोगी। नहीं आर्यन जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा सकती। इस घर में मेरे मम्मी पापा की यादें हैं, उनका प्यार है। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। लेकिन तुम अकेली। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आपने मेरे लिए जो किया उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आर्यन दीपिका को बहुत समझाता है लेकिन वो कुछ नहीं समझती। फिर आर्यन अपने भाइयों के साथ वापस अपने घर आ जाता है। यार, मैं उसे कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? पता नहीं वो बेचारी क्या कर रही होगी अभी। अब उसकी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी? और वैसे भी इस माहौल में एक अकेली और जवान लड़की का रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। पता नहीं वो कैसे सरवाइव करेगी। मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। अगले दिन सुबह आर्यन दीपिका के घर पहुंचता है। दीपिका, ये लो, ये थोड़े पैसे रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। और देखो, तुम प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारी यहाँ हालत देखकर मुझे डर लग रहा है। नहीं आर्यन, मुझे नहीं जाना। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं तो रह लूंगी जैसे तैसे, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। दीपिका, इमोशनल मत हो, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना। तभी आर्यन की नजर चूल्हे पर पड़ती है। चूल्हा ठंडा पड़ा था, घर में खाने को कुछ भी नहीं था। ठीक है, मत चलो, पर खाना तो खाना पड़ेगा ना। आर्यन खुद दीपिका के लिए खाना बनाता है। देखो, मैं तुम्हें यहाँ रोज देखने आता ही रहूंगा, बस तुम अपना ध्यान रखना। आर्यन वहाँ से चला जाता है। आर्यन अपने घर पहुँचता है। घर का पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहा था। आ गई जनाब। आर्यन, इधर आ बैठ। मैं ना तेरी शादी के बारे में बात कर रही थी। देख, मैंने ना तेरे लिए एक बहुत ही कमाल की लड़की देखी है। हाँ हाँ भैया, जो मेरी भाभी है ना, वो एकदम मॉडर्न होनी चाहिए। अरे बिल्कुल, बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है आर्यन ये। मैंने तो सगाई की डेट भी सोच ली है। हाँ प्लीज, मुझे अभी कोई शादी वगैरह नहीं करनी है। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मैं शादी करूंगा भी ना, तो मैं अपनी मनपसंद की लड़की से करूंगा, ना कि आपकी मनपसंद की लड़की से। आर्यन ये बोलकर वहां से चला जाता है। पता नहीं क्यों, पर वो लड़की मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। उसका वो दर्द, उसकी वो मासूमियत, आई थिंक मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। अब अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो बस उसी लड़की से करूंगा। रात हो गई थी। आर्यन अपनी माँ के कमरे में जाता है, जहाँ पहले से उसके चारों भाई बैठे हुए थे। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे एक लड़की पसंद है। ओहो भैया, वो जो आजकल आप रात रात भर गायब रहते हो, ये उसी का चक्कर है क्या? अरे भैया, पर वो जो लड़की है, वो तो आपको पता है ना वो कैसी है। अच्छा, तो मैं समझ गई। वो पक्का कोई गरीब घर की लड़की होगी। ये वही लड़की है जिसके चक्कर में तू आजकल रात रात भर बाहर रहता है। हाँ माँ, वो वही लड़की है। वो एकदम अकेली हो गई है। जो उसके माता पिता थे, उनकी डेथ हो गई है। और पहले मेरा शादी करने का कोई मन नहीं था, लेकिन अब मैं उस लड़की को पसंद करने लगा हूँ। मैं उसी से शादी करूंगा। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा आर्यन?
तू भूल गया तू किस घर का बेटा है? इस घर में कोई गरीब बहू नहीं आएगी। मैं तो ना उसी लड़की से शादी करूंगा माँ, देख लेना आप। आर्यन ये बोलकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह आर्यन फिर से दीपिका के घर पहुंचता है। दीपिका देखो, मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और सुनो, अब मैं तुम्हें सिर्फ अपने साथ ही नहीं ले जा रहा, मैं तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा बनाऊंगा। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या शादी? नहीं आर्यन जी, मैं नहीं कर सकती। दीपिका सच सच बताना, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? देखो, मैं ये लास्ट बार पूछ रहा हूँ, और वैसे भी मेरा तो पहले शादी करने का कोई मन ही नहीं था, लेकिन अब लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो प्लीज मुझे सच सच बताना। ठीक है आर्यन, मैं तैयार हूँ। दीपिका शादी के लिए मान गई थी। वो अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही थी, तभी वो एक संदूक निकालती है और उसे खोलकर देखती है। उसमें एक खिलौना, एक फोटो और एक कंगन था। फिर वो संदूक को बंद कर देती है। चलो अब एक नई जिंदगी शुरू करनी है। तभी आर्यन कमरे में आ जाता है। अरे दीपिका, इस बॉक्स में क्या है? आर्यन, इसमें ना बस कुछ पुरानी यादें हैं जो शायद मैं खुद भूल गई हूँ। बस कभी इन्हीं चीजों को देखकर उन्हें याद करने की कोशिश करती हूँ। दीपिका वो संदूक और अपना बैग लेकर आर्यन के साथ वहां से चली जाती है। आर्यन और दीपिका एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और फिर घर आ जाते हैं। पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ था। आर्यन, ये क्या है? ये क्या किया तूने? मैंने तेरे से मना किया था ना कि इस गरीब घर की सड़क छाप लड़की से शादी मत करना, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने तो सोचा था कि आप किसी अच्छी लड़की, अमीर लड़की से शादी करोगे, लेकिन आपने तो इस गंवार लड़की से शादी कर ली। तूने हमारे खानदान की नाक कटवा दी आर्यन। अरे तुझे नहीं पता आर्यन, ये जो गरीब घर की लड़कियां होती है ना, ये बहुत बड़ी ड्रामेबाज होती हैं। तुझे क्या पता, शायद ये भोली बनने का सिर्फ ड्रामा कर रही हो। बस माँ, बहुत हो गया। दीपिका पहले ही बहुत दुखी है, आप इसे ये फालतू के ताने मत मारिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लड़की अच्छी नहीं है तो ठीक है, मैं इसे लेकर अभी इसी वक्त इस घर से चला जाता हूँ। वैसे भी मैं अच्छी जॉब करता हूँ, हम दोनों शहर में कहीं भी फ्लैट रेंट पर लेकर रह लेंगे। मैं अपने बेटे से दूर नहीं हो सकती, इसे यहीं पर रोकना होगा। लेकिन इस लड़की को मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं इसे इतना टॉर्चर करूंगी कि ये खुद ही मजबूर होकर मेरे बेटे को डिवोर्स दे देगी और भाग जाएगी। अरे अरे रुक आर्यन, तू तो बात का बतंगड़ बना रहा है बेटा। अब तू ले ही आया है इसे, तो मैं अपने बेटे को घर से थोड़ी निकालूंगी। यामिनी बेमन से और गुस्से में दीपिका का गृह प्रवेश करवाती हैं। अगली सुबह यामिनी जी और अंजलि दीपिका को किचन में लाती हैं। सुनिए, हमारे घर में ना सबके लिए अलग अलग सब्जियां बनती हैं, इस बात का ध्यान रखना। और हाँ, खाना बनाने से पहले इस पूरी किचन को 2 बार रगड़ रगड़ कर साफ करना। दीपिका किचन को साफ करने में लग जाती है। तभी आर्यन वहां आ जाता है। अरे माँ जी, आप उससे ये सब क्यों करवा रही हैं? कल ही तो आई है वो, और वो भी बहुत ज्यादा दुखी है। तू बीच में मत बोल आर्यन, अब वो इस घर की बहू है और बहुओं को कैसे ट्रीट करते हैं ये एक सास को बहुत अच्छे से पता है। तो ऑफिस जा, मैं सब कुछ देख लूंगी। आर्यन अपने ऑफिस चला जाता है। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। दीपिका अपना बनाया हुआ खाना सभी को सर्व करती है। छी, ये क्या जहर बनाया है तूने? क्या हुआ माँ जी? मुझे नहीं खाना तेरे इस मनहूस हाथ का खाना। अरे मुझे तो लगता है कि तू ना अपने उन माता पिता को भी ऐसे ही जहर खिलाकर खा गई होगी, तभी तो वो मर गए। माँ जी प्लीज ऐसा मत बोलिए। क्यों ना बोलो, जैसे तेरे संस्कार है ना वैसे ही तेरे माँ बाप होंगे। तुम गरीब लड़कियां ना बस यही आंसू बहाने का ड्रामा करती हो। दीपिका बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, पर अपने कमरे में चली जाती है और फिर वो अपना संदूक निकालती है और उसे देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी है मेरी। जिन माता पिता ने मुझे इतने प्यार से पाला वो मुझे अचानक छोड़कर ही चले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी सास वो मेरे मरे हुए माता पिता को ताने मार रही है। मैं कैसे जीऊंगी इस घर में। रात का समय हो जाता है। यामिनी जी ने अपनी कुछ सहेलियों को अपने घर पर बुलाया होता है, जो कि हॉल में बैठी हुई थी। अरे सुनो, आज ना मैं तुम लोगों का एक बढ़िया वाला एंटरटेनमेंट करवाती हूँ। ओ दीपिका, इधर आ जरा। दीपिका वहाँ आती है। इसे देखो, ये है हमारे घर की गरीब बहू। आर्यन ना इसे सड़क से उठा लाया है, और ये जो है ना ये बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, और इसकी शक्ल देखो कितनी बेकार लगती है। यामिनी जी की सारी सहेलियां दीपिका को देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। दीपिका को ये सब बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। अगर मैं ये सब अपने हस्बैंड को बताऊंगी तो घर में रोज कलेश होगा। आर्यन मेरी वजह से अपनी माँ से लड़ेगा। मैं ये नहीं चाहती,
मुझे ये सब चुपचाप सहन करना ही होगा। मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती। मेरा तो कोई अपना परिवार भी नहीं है अब। जो मेरा पहला परिवार था वो भी मुझसे दूर हो चुका है, और जो मेरा दूसरा परिवार था वो भी मुझे छोड़कर चले गए। दोनों परिवार मुझसे छिन गए हैं। अब तो ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। कभी कभी तो लगता है कि ये जिंदगी ही खत्म कर लूं। दीपिका अपना वो संदूक खोलती है। ये मेरी पहली फैमिली जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया। तभी अंजलि वहां आ जाती है। भाभी, ये क्या चल रहा है? इस बॉक्स में क्या छुपा रही हो आप? पक्का तुम ना हमारे घर के गहने या कैश चोरी करके इसमें छुपा रही हो ना? नहीं नहीं अंजलि जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मेरा कुछ बहुत पर्सनल सामान है और कुछ नहीं। अंजलि जबरदस्ती दीपिका के हाथ से वो संदूक छीन लेती है और उसके अंदर देखती है। अंदर सिर्फ पुरानी फोटो, कंगन और खिलौना था। क्या तुम भी ये कबाड़ और कचरा इस बॉक्स में भर रही हो? तुम ना सच में गवार की गवार ही रहोगी। अंजलि वहां से चली जाती है। दीपिका जल्दी से संदूक को अपनी अलमारी में रख देती है। बस एक यही संदूक तो है जो मुझे मेरे पहले परिवार की याद दिलाता है। मुझे तो कुछ ठीक से पता ही नहीं है कि मेरा पहला परिवार कैसा दिखता था। पता नहीं है वो लोग कैसे दिखते होंगे और कहाँ होंगे। अगले दिन सुबह का समय था। यामिनी जी हॉल में बैठी थी। पूरा परिवार भी वहीं बैठा हुआ था। देख लिया ना आप लोगों ने, आर्यन ने गलती की है, लेकिन मेरे बाकी 4 बेटे आरव, समर, कबीर और कार्तिक, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। मैं उनके लिए एकदम अमीर लड़कियां ढूंढूंगी। सही कह रही हो यामिनी, बहुएं अपनी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। मैंने ना बिचौलिए से बात कर ली है। उसने बोला है कि शहर के सबसे बड़े बिजनेस परिवारों से रिश्ते लाएगा। देखना जल्दी ही इस घर में 4 ऐसी बहुएं आएंगी जो उस दीपिका से 1000 गुना बेहतर होंगी। कुछ समय बीत जाता है। यामिनी जी अपने 4 बेटों के लिए शहर की सबसे अमीर लड़कियां जानवी, मानवी, वानी और सिमरन को पसंद कर लेती हैं और उनकी शादी भी हो जाती है। गृह प्रवेश के समय, आओ मेरी बच्चियों, आओ। आज मेरे घर में सच में लक्ष्मियों ने कदम रखा है। तुम चारों बिल्कुल मेरी मनपसंद बहुएं हो। यामिनी जी 4 का गृह प्रवेश करवाती हैं। गृह प्रवेश के बाद सब हॉल में बैठ जाते हैं। किचन दरवाजे पर दीपिका खड़ी हुई थी। मानवी, वो कौन है वहाँ किचन के पास? ओह, इसे इग्नोर करो बेटा। वो जो वहाँ खड़ी है ना, वो आर्यन की बीवी है। तुम चारों मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम चारों उस दीपिका से एकदम दूर रहना। मॉम, वो जेठानी है हमारी। जेठानी नाम की है बस। और तुम लोग घर के काम वाम की कोई टेंशन मत लेना। जो तुम्हारी जेठानी है ना, सारा काम वही करेगी। अगली सुबह के 5 बज रहे थे। 4 नई बहुएं उड़ गई थी। वो बाहर हॉल में आती हैं तो देखती हैं कि यामिनी दीपिका को डांट रही हैं। तेरा दिमाग खराब है? तेरे से कहा था ना कि सुबह 4 बजे उठ जाना। देख 5 बज रहे हैं, महारानी की नींद ही नहीं खुलती। वो माँ जी। चुप कर, मुझे बहाने नहीं चाहिए। आप जल्दी से किचन में जा और सबके लिए नाश्ता तैयार कर और मेरी 4 बहुओं से दूर रहना। यामिनी जी ये बोलकर वहां से चली जाती हैं। दीपिका किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। तभी जानवी, मानवी, वानी, सिमरन उसके पास आती हैं। जेठानी जी, गुड मॉर्निंग। अरे आप लोग यहाँ क्यों आ गए? आप प्लीज़ आप बाहर जाइए। माँ जी मुझे देख लेंगी तो बहुत डांटेंगी। अरे रिलैक्स जेठानी जी, आज हमारी पहली रसोई है ना, तो ये सब हम कर लेते हैं। आप जाइए। नहीं, आप लोग प्लीज़ जाइए, मैं बना लूँगी। अगर सासू माँ ने देख लिया कि आप लोग काम कर रहे हैं और मैं खड़ी हूँ तो वो बहुत गुस्सा होंगी। प्लीज़ आप लोग जाइए यहाँ से। दीपिका जानवी, मानवी, वानी, सिमरन को वहां से भगा देती है। गाइस, मॉम कैसी हैं? जेठानी जी से कितना रूडली और उल्टा सीधा बोल रही हैं। एग्जैक्टली, और जेठानी जी कितनी डरी हुई हैं। ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। सभी घर वाले बैठकर नाश्ता कर रहे थे और दीपिका सभी को नाश्ता सर्व कर रही थी। जेठानी जी, आप क्यों सर्व कर रही हैं? आप भी तो हमारे साथ बैठिए ना। लाओ, हम भी आपकी मदद करवा देते हैं। सब लोग खा रहे हैं, आप भी खाइए। अरे नहीं, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। अरे जानवी बेटा, तू क्यों परेशान हो रही है? वो तो इस घर की नौकरानी है, और वैसे भी नौकरानी तो तभी खाती है ना जब पूरा परिवार खा लेता है। आर्यन को गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, जानवी, मानवी, सिमरन और वानी एक साथ खड़ी हो जाती हैं। सासू माँ, हम जब से आए हैं हम नोटिस कर रहे हैं आप जेठानी जी के साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं कर रही हैं। वो इस घर की बड़ी बहू है, कोई नौकरानी नहीं। बिल्कुल, आप बैठिए जेठानी जी, हमारे साथ खाइए। दीपिका ये देखकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो अपनी खाली थाली उठाती है और वहाँ से जाने लगती है। मुझे ना अकेले खाने की आदत है। दीपिका ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। रात का समय हो जाता है। दीपिका संदूक को देखकर रो रही होती है।
हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में? मेरा तो कोई नहीं है, सब कुछ बिगड़ गया, सब लोग मुझे छोड़ गए। दीपिका के कमरे के बाहर जानवी, मानवी, सिमरन और वानी खड़ी हुई थी जो उसे देख रही थी। गाइस, लुक एट हर, वो कितनी टूट चुकी हैं। लगता है इनके माता पिता इन्हें छोड़कर चले गए हैं, तभी तो देखो ये कितनी दुखी हो रही हैं। हाँ यार, चलो अंदर चलते हैं, उन्हें संभालते हैं। चारों कमरे के अंदर जाती हैं। जेठानी जी प्लीज मत रोइए, क्या हुआ? नहीं नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम चारों जाओ यहाँ से और आराम करो, मैं ठीक हूँ। दीपिका उन्हें अपने कमरे के बाहर निकाल देती है। चारों कमरे के बाहर खड़ी थी। दीपिका के कमरे का दरवाजा हल्का खुला हुआ था। वो देखती है कि दीपिका अपने आंसू पोंछती है और आईने के सामने खड़ी होकर गाना गाने लगती है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। गाइस, ऐसा लग रहा है कि ये गाना पहले भी कभी सुना हो। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल गाना वैसा ही है ना जो हमारी जो बड़ी बहन गाया करती थी। एक कमरे में जानवी, मानवी, वानी और सिमरन रो रही थी। यार, हमें स्कूल में टीचर ने बहुत ज्यादा डांटा। हाँ, क्योंकि हमने अपना मैथ्स का होमवर्क टाइम से नहीं किया था। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। यार, घर पे मम्मी पापा ने भी डांटा। तभी कमरे में उनकी बड़ी बहन आती है और वो कंधा उठा के माइक की तरह उसमें बोलने लगती है। क्या चल रहा है यहाँ? ये आंसुओं की नदी क्यों बह रही है? चलो रोना बंद करो, आज मैं तुम्हें एकदम खुश कर देती हूँ। आज मैं तुम्हें गाना सुनाती हूँ। अच्छा, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। सभी बहनें खुश हो जाती हैं और साथ में नाचती गाती हैं। एकदम वैसा ही गाना गा रही है जेठानी जी, खुद को संभालने के लिए। अब चलो गाइस, यहाँ से चलते हैं, मॉम देख लेंगे। चारों वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन दीपिका की तबीयत खराब थी। तभी यामिनी जी और अंजलि उसके पास आती हैं। ओ महारानी, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तूने? सुबह के 8 बज गए हैं, किचन में नाश्ता कौन तेरा बाप आकर बनाएगा? माँ जी, मैं क्या करूँ, मैं सच में बहुत बीमार हूँ। मुझे रात से फीवर है, इसलिए भी काम नहीं कर पा रही हूँ। ओ प्लीज भाभी, ड्रामा मत करो। तभी जानवी, मानवी, वानी और सिमरन वहाँ आ जाती हैं। मॉम, ये क्या चल रहा है? अरे जानवी बेटा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, इससे दूर रहना। ठीक है मॉम, आप लोग ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हैं। हमने आपको कई बार नोटिस किया है। जेठानी जी गरीब फैमिली से हैं, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग उनके साथ ऐसा बिहेव करेंगे। अब आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। यामिनी जी और अंजलि गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। अरे जेठानी जी, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हो? रिलैक्स ना यार, मॉम तो ऐसी ही है। वानी, मैं ठीक हूँ। अच्छा जेठानी जी, रोना बंद करो, मैं ना आपको एक बहुत ही घटिया वाला जोक सुनाती हूँ। सिमरन दीपिका को बहुत अजीबोगरीब जोक सुनाती है। ये लड़कियां कितनी प्यारी हैं, बिल्कुल मेरी उस छोटी बहन जैसी, जो जब भी मैं रोती थी ना तो ऐसे ही मुझे फालतू की चुटकुले सुनाकर हंसाती थी। दीपिका एक कमरे में बैठकर रो रही होती है। आज मोहल्ले के उन गंदे लड़कों ने मुझे बहुत परेशान किया, मेरी साइकिल की हवा निकाल दी। तभी उसकी चारों बहनें उसके पास आती है। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो? दीदी, आपको पता है हाथी और चिट्टी की शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि चिट्टी के पापा को हाथी का दांत पसंद नहीं आया। दीपिका ये सुनकर हंसने लगती है। दीदी, जिस लड़की ने आपको परेशान किया था ना, हम चारों ना अभी उसके घर की खिड़की पर पत्थर फेंक कर आए हैं। हाँ, अब जो होगा देखा जाएगा। हमारी दीदी को कोई परेशान करे और हम ये सब चुपचाप देखकर थोड़ी ना रुक सकते हैं। मेरी देवरानियाँ तो बिल्कुल मेरी उन बहनों की जैसी लग रही हैं, लेकिन पता नहीं मेरी वो चारों बहनें अब कहाँ होंगी। मुझे तो अब उनके चेहरे भी ठीक से याद नहीं है। कुछ दिनों बाद शाम का समय था। जानवी, मानवी, सिमरन और वानी छत पर बैठकर बातें कर रही थी। यार, आज मॉम का चेहरा देखा था जब हमने जेठानी जी की साइड ली तो वो एकदम शॉक में आ गई थी। तभी दीपिका एक ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर छत पर आती है। ये लीजिए आप लोगों की चाय। अरे जेठानी जी, आप भी बैठ जाइए ना हमारे साथ, आज मौसम कितना औसम है। दीपिका वहाँ बैठ जाती है। आपको पता है गाइस, डैड जब पहले बिजनेस ट्रिप से आते थे ना तो वो हमारे लिए बड़ी बड़ी चॉकलेट्स लाते थे। दीपिका उनकी ये फैमिली वाली बातें सुनकर बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो उठकर जाने लगती है। अरे जेठानी जी, क्या हुआ, आप जा क्यों रही है?
तुम लोगों की तो फैमिली है ना, इसलिए तुम अपनी फैमिली के बारे में बात कर रही हो, लेकिन मेरी कोई फैमिली नहीं है। और सच कहूँ तो मुझे अब फैमिली वर्ड से ही नफरत हो गई है। दीपिका ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। यार गाइस, जेठानी जी का दर्द है ना, वो बहुत ज्यादा डीप और भयानक है। उनका तो अब इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, इनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो इन्हें फैमिली नाम से ही इतनी नफरत है? एग्जैक्टली, मैंने भी सुना है जब ये अकेली बड़बड़ाती है तो यही बोलती है कि इनकी कोई फैमिली नहीं है, इनकी दोनों फैमिली इनको छोड़ के चली गई है। पता नहीं यार, ऐसा क्या हुआ होगा इनके साथ। कुछ तो बहुत बड़ा राज है जो ये छुपा रही है। रात का समय हो जाता है। चारों देवरानियां दीपिका के कमरे में जाती हैं। जेठानी जी, आप फैमिली के नाम से इतनी चिढ़ती क्यों हो? क्या हुआ था आपके पेरेंट्स के साथ? प्लीज जाओ तुम लोग यहाँ से। मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, मैं बाद में बात करूंगी। चारों देवरानियां रूम से बाहर आ जाती हैं, लेकिन चारों ने वो संदूक देख लिया था जो दीपिका के पास रखा था। गाइस, तुम लोगों ने नोटिस किया जेठानी जी के पास जो वो पुराना संदूक है ना, वो हमेशा उसी को देखकर रोती है। पक्का ना उस बॉक्स में कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनके पास्ट से जुड़ा हुआ है। हाँ, हम ना ऐसा करेंगे, कल दोपहर में जब जेठानी जी लॉन्ड्री का काम कर रही होंगी तब बॉक्स को खोलेंगे। अगले दिन दोपहर में दीपिका कपड़े धो रही थी। चारों देवरानियां दीपिका के कमरे में जाती हैं और उसके संदूक को खोलने लगती हैं। गाइस, ये लॉक नहीं है, चलो खोलते हैं। जानवी जैसी संदूक खोलने वाली होती है तभी दीपिका कमरे में आ जाती है। तुम लोग क्या कर रही हो यहाँ? चारों देवरानियां एकदम से हड़बड़ा जाती हैं। अरे कुछ नहीं जेठानी जी, हम तो ना बस ऐसे ही यहाँ आपको देखने के लिए आए थे कि आप कहाँ हो। हाँ, फिर आप थी नहीं कमरे में तो हम बस आपका सामान देखने लगे कि आपके पास कौन कौन सी साड़ियाँ हैं और कौन सा मेकअप का सामान है। ठीक है, अब प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से। चारों देवरानियां कमरे से बाहर आ जाती हैं। फिर वो चारों आर्यन के पास जाती हैं। आर्यन भैया, हमें जेठानी जी के बारे में कुछ जानना है। क्या हुआ जानवी, सब ठीक तो है ना? भैया, जेठानी जी के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था वो सब हमें पता करना है। यार, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जेठानी जी को अक्सर अकेले में रोते हुए सुना है। वो हमेशा बड़बड़ाती है कि मेरा पहला परिवार भी छिन गया और दूसरा परिवार भी छिन गया। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, लेकिन एक बात है, उनके वो जो माता पिता थे ना, उनका एक बहुत ही खास और पुराना पड़ोसी था, रामू काका। जब दीपिका के पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो वो बहुत रोए थे। शायद उन्हें कुछ पता हो दीपिका के पास्ट के बारे में। अब तो रामू काका ही सब कुछ बताएंगे। अगले दिन सुबह चारों देवरानियां रामू काका के पास पहुंचती हैं और उनसे दीपिका के बारे में पूछती हैं। बेटी, जिन माता पिता का आर्यन बाबू ने अंतिम संस्कार किया था ना, वो दीपिका के असली माता पिता नहीं थे। दीपिका उन्हें एक नदी किनारे मिली थी। जब दीपिका उन्हें मिली थी तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उन दोनों की कोई अपनी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने दीपिका को अपनी बेटी मान लिया था और पाल पोस कर बड़ा किया था। गाइस, ये पॉसिबल है कि जेठानी जी के असली माता पिता अभी भी जिंदा हो सकते हैं। गाइस, अब तो ये कंफर्म हो गया है कि उस लकड़ी के संदूक में दीपिका जी के असली परिवार का कोई ना कोई सुराग जरूर होगा। आज चाहे जो हो जाए, हम वो संदूक खोल कर ही रहेंगे। चारों देवरानियां घर पर आ जाती हैं। दीपिका अपने कमरे में नहीं थी। चारों जल्दी से उसके कमरे में जाती हैं और उस संदूक को खोल देती हैं। उसमें फोटो, खिलौना और एक कंगन था। इस फोटो को ध्यान से देखो। फोटो में 5 छोटी लड़कियां एक साथ खड़ी थी। मैं ये तो हम हैं। ये तो हम चारों हैं और बीच में हमारी दीदी। और ये देखो, ये कंगन, फोटो में भी हम पांचों ने यही कंगन पहने हुए हैं। गाइस, हम तो अपने आप को ही भूल गए थे। हमने अपने बचपन की ये फोटो कभी देखी ही कहाँ है। जब से दीदी गायब हुई थी, मॉम डैड ने सारे पुराने एल्बम बंद करके रख दिए थे। ये वही स्टूडियो वाली फोटो है जो दीदी उस दिन लेने गई थी। इसका मतलब जेठानी जी ही हमारी दीदी है। हमारी खोई हुई बड़ी बहन वही है। चलो इस फोटो को अभी मॉम को भेजते हैं, वो हमें सब कुछ बताएंगी। जानवी फोटो की एक क्लियर पिक्चर क्लिक कर लेती है और अपनी मॉम को भेज देती है। मॉम, हमारी बहन अभी जिंदा है। वो हमारी जेठानी है। हमें हमारी दीदी मिल गई। मॉम, क्या? मेरी बच्ची कहाँ है? लड़कियां अपनी माँ को सब कुछ बताती हैं। फिर चारों याद करने लगती हैं कि कैसे उनकी बड़ी बहन उनसे दूर हुई थी। एक बहुत ही आलीशान घर का हॉल। जानवी, मानवी, वानी और सिमरन बैठी हुई हैं। बच्चियों, इधर आओ, सब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तभी दीपिका भी वहां जाती है और सुषमा जी पांचों बेटियों को 5 एक जैसे कंगन देती हैं। ये लो, मैं तुम पांचों बहनों के लिए एक जैसे कंगन लाई हूँ। इनमें तुम्हारे नाम भी लिखे हुए हैं। इन्हें हमेशा पहन कर रखना। थैंक यू मॉम। हम पांचों बहनें ना हमेशा ऐसे ही एक साथ रहेंगी, कभी अलग नहीं होंगी। बच्चों,
मुझे और तुम्हारे पापा को किसी जरूरी काम से शहर बाहर जाना पड़ रहा है। तुम लोग घर पर ही रहना, ठीक है? नहीं मॉम, हमें पार्क में जाना है। ठीक है मॉम, आप जाओ, मैं इन्हें पास वाले पार्क में ले जाती हूँ। पांचों बहनें पार्क में आ जाती हैं। दीदी मुझे आइसक्रीम खानी है, और दीदी मुझे वो लाल वाली बॉल भी चाहिए। हम घर से लाना भूल गए, आप नहीं बॉल ले आना दुकान से प्लीज। ठीक है, तुम चारों यहीं झूले पर बैठो, मैं अभी बाहर वाली दुकान से आइसक्रीम और बॉल लेकर आती हूँ। और हाँ, वो अंकल हमें जानते हैं ना, तो मैं उन्हें बोल दूंगी कि पापा जी बाद में पेमेंट कर देंगे। दीपिका वहाँ से चली जाती है, लेकिन बहुत देर तक नहीं लौटती। बस हमें इतना ही याद है, उसके बाद दीदी का क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। अगले दिन शाम का समय था। घर में अंजलि की सगाई का फंक्शन चल रहा था। जानवी, मानवी, सिमरन और वानी अपने कंगन पहनकर वहाँ आती हैं। जिठानी जी, अब हम आपको जिठानी जी बुलाए या फिर दीदी बुलाए? तुम लोग ये क्या बोल रही हो, पागल हो गई हो क्या? दीदी, हमें सब पता चल गया है, आप ही हमारी खोई हुई बड़ी बहन हो। तुम लोगों को कैसे पता मेरी बहनों के बारे में? दीदी, वो कंगन दिखाइए जो आपने आज पहना है। दीपिका अपना हाथ आगे करती है। उसने कंगन पहना हुआ था। घर पे उसका नाम लिखा हुआ था, जैसा कि चारों बहनों के कंगनों पे लिखा था। ये कंगन, मतलब तुम ही चारों मेरी बहनें हो, मेरी जानवी, मानवी, वानी और सिम्मी। हाँ दीदी, पहले आपका नाम सुनकर हमें थोड़ा सा शक हुआ था, लेकिन हमने सोचा कि दीपिका नाम तो कॉमन है, लेकिन जब आपकी संदूक में आपका कड़ा देखा तो हमें यकीन हो गया। दीदी, मम्मी पापा भी ना आपको बहुत याद कर रहे हैं। मैंने भी तुम लोगों को बहुत ढूंढा, लेकिन तुम लोग मुझे नहीं मिले। ये सब देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया था। तुम लोगों को क्या लगता है मैंने तुम लोगों को नहीं ढूंढा? मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। दीदी, उस दिन आपके साथ क्या हुआ था? आप पार्क से आइसक्रीम लेने गई थी, फिर आप गायब कैसे हो गई? उस दिन मैं पार्क से बाहर निकली थी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने पर। दीपिका एक दुकान से आइसक्रीम खरीद रही थी। अंकल, मुझे ना 4 चॉकलेट आइसक्रीम दे दीजिए और 1 वनीला। दीपिका आइसक्रीम लेती है, तभी उसकी नजर पास के एक फोटो स्टूडियो पर पड़ती है। अरे, ये तो वही फोटो स्टूडियो है ना जिसमें हम 5 बहनों ने फोटो खिंचवाई थी। चलो वो फोटो भी ले लेती हूँ। मैं दुकान वाले अंकल जी को बोल दूंगी कि पापा जी शाम को आकर पेमेंट कर देंगे, वो तो हमें जानते हैं। दीपिका स्टूडियो में से वो फोटो ले लेती है। तभी एक काली वैन उसके पास आकर रुकती है और 2 गुंडे उस वैन में बैठकर वहाँ से ले जाते हैं और दोनों गुंडे दीपिका को एक फैक्ट्री में बंद कर देते हैं। कुछ दिन बाद एक गुंडा न्यूज़पेपर लेकर वहाँ आता है। अबे यार, तेरा दिमाग खराब था जो तूने उसे उठा लिया। न्यूज़पेपर देख, ये तो शहर के सबसे बड़े और पावरफुल आदमी की बेटी है। क्या बात कर रहा है भाई? हाँ, इसके बाप ने पूरे शहर में इसकी फोटो छपवा दी है। पुलिस हमें ढूंढ रही है। अगर हम पकड़े गए ना तो पुलिस हमारा सीधा एनकाउंटर करेगी। इसे अभी के अभी शहर के बाहर छोड़ आते हैं। दोनों गुंडे रात को दीपिका को एक नदी किनारे छोड़ आते हैं। वो अकेली थी। उसके पास बस एक वो कंगन, फोटो और एक बॉल थी। मॉम, डैड, जानवी, तुम लोग कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है यहाँ। मेरे परिवार वाले मुझे ढूंढ भी नहीं रहे, कोई मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहा? दीपिका सामने देखती है कि सामने कुछ घर बने हुए हैं, इसलिए वो नदी पार करने लगती है, लेकिन वो नदी में बह जाती है। मैं नदी में बह गई थी, फिर एक आदमी और औरत ने मुझे नदी से निकाला, मेरी जान बचाई और मुझे अपनी बेटी मान लिया। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि किसी ने मुझे ढूंढा भी नहीं था। नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डैड और मॉम पागलों की तरह आपको ढूंढ रहे थे। हाँ दीदी, उन्होंने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप नहीं मिली दीदी, क्योंकि आप तो नदी में बहकर दूसरे शहर में पहुंच गई थी ना, इसलिए हम आपको ढूंढ ही नहीं पाए। हमने आपको ढूंढा और आप नहीं मिली, इसलिए पापा और मम्मी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने शहर के सबसे बड़े खानदान की बेटी से किचन साफ करवाया है। मॉम, अब तो आपको पता चल गया ना, ये हमारी सगी बड़ी बहन है, और अब हमारी दीदी को इस घर में किसी ने परेशान किया ना तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। कान खोलकर सुन लीजिए आप, इस शहर में ना हमारे डैड की बहुत ज़्यादा चलती है। अगर आप लोगों ने हमारी दीदी को एक भी शब्द बोला या रुलाने की कोशिश की तो हम आप लोगों को सीधा जेल भिजवा देंगे। अरे नहीं नहीं मेरी बच्चियों, हमसे गलती हो गई। हमें पता नहीं था कि हमारी दीपिका सबसे अमीर घर की बड़ी बेटी है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बरसों बाद बिछड़ा हुआ परिवार फिर से एक हो गया। हर चेहरे पर मुस्कान थी और हर आंख में खुशी के आंसू। सुषमा जी, सुधीर जी ने अपनी 5 बेटियों को गले लगा लिया। सुनो, मुझे एक आइडिया है। हम सब अपनी बचपन वाली फैमिली फोटो फिर से रिक्रिएट करेंगे। फोटोग्राफर आता ही होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ बिल्कुल, वही फोटो, बस इस बार हमारा परिवार फिर से पूरा है। अच्छा ठीक है, चलो फिर वही बचपन वाली फोटो बनाते हैं। थोड़ी ही देर में फोटोग्राफर घर पहुंच जाता है।
अच्छा, अब आप सब बिल्कुल उसी तरह बैठ जाइए जैसी अपनी बचपन वाली फोटो में बैठे थे। और हाँ, सबके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए। से चीज। सभी लोग मुस्कुराते हैं। कैमरे में एक अनमोल पल फिर से एक बार कैद हो जाता है।